हेलो दोस्तों। आरके लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है, ठीक है। और ये सीरीज चल रही है आपकी 11वीं क्लास की बिजनेस स्टडी की, जो कि हिंदी मीडियम में है। सीबीएसई का सिलेबस मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी सीरीज में मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 लेकर हाजिर हूँ। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे और चैप्टर 6 यहीं पर ही कंप्लीट पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो नोट्स के लिए बार बार कमेंट ना करना, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह जो भी है, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा ईजिली। और ईजिली अगर आपको कुछ भी आपके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ चौबीसों घंटे जुड़े रह सकते हो और वहाँ पे तुरंत अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हो। इंस्टेंटली आपको वहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नीति शास्त्र। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, इसका अभिप्राय व्यवसाय के समाज के विभिन्न अंगों के प्रति कर्तव्य से है, ठीक है। विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं व्यवसाय के, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है मैंने, स्वामी, कर्मचारी, उपभोक्ता, प्रतियोगी, सरकार, ये सारे क्या हैं, व्यवसाय के विभिन्न अंग हैं। इनके प्रति कर्तव्य से लिखा है ना, विभिन्न अंगों के प्रति कर्तव्य, तो इनके प्रति जो भी कर्तव्य हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाते हैं। और कर्तव्य कैसे, जैसे कि कोई ऐसा निर्णय ना ले लेना जो कि व्यवसायिक मूल्यों के विरुद्ध हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसा बेकार सा निर्णय मत ले लेना जिससे कि समाज का उल्लंघन हो रहा हो, समाज के मूल्यों के प्रति विरुद्ध हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। एक बात यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरे चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और उनको ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी किताब पढ़ के आज कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर सभी के 90% से प्लस नंबर आते हैं। तो अगर पूरी किताब पढ़ने बैठें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण है, उन पर मैं आपको ज़्यादा जोर दे के उसको ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है, स्वामी निवेशकों के प्रति। जो स्वामी है, स्वामी का मतलब निवेशक, ठीक है। इनके प्रति क्या है सामाजिक उत्तरदायित्व। यदि एक व्यवसाय में प्रबंध एवं स्वामी दोनों अलग अलग हैं तो प्रबंधकों के अपने स्वामियों यानी कि अंशधारियों के प्रति अनेक उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। मतलब कि एक व्यवसाय के जो प्रबंध है और जो स्वामी है दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर प्रबंधकों को अपने स्वामियों के प्रति अनेक उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि उन्हें पूरा करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं वो उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला, पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना। अगर आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या है, वो आपका कंपनी का शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर यानी कि अंशधारी है, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या है, स्वामी है आपकी कंपनी का। तो उसे यह सुनिश्चित करना कि उसने जो भी पूंजी आपके कंपनी में निवेश करी है, इन्वेस्ट करा है, वो सुरक्षित है। उचित लाभांश सुनिश्चित करना, जो भी कंपनी को लाभ होगा, व्यवसाय को, उसमें से उचित लाभ शेयर होल्डर को देना, ठीक है, अंशधारी को देना। लाभांश का समय पर भुगतान करना, और ये भी उनको निश्चित करना होगा कि जो भी लाभांश होगा उसका जो भी समय होगा आपको समय पर ही लाभांश दे दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। सही लेखे प्रस्तुत करके संस्था की प्रगति से अवगत कराना, मतलब कि जो भी कंपनी में कार्य हो रहा है, जो भी लेखे जोखे हैं, उनमें बिना कोई मतलब कि छिपाए चीज़ें, वो सारी चीज़ें सही सही तरीके से उसको बताना शेयर होल्डर को, और यह बताना कि क्या कंपनी हमारी प्रगति कर रही है या नहीं कर रही, जो भी है वो कंपनी के बारे में, मतलब शेयर होल्डर से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अगला है विनियोजित पूंजी का सदुपयोग करना, मतलब कि जो भी इन्वेस्ट कर रखी है, जो भी पूंजी विनियोग कर रखी है, उनका सदुपयोग करना, उनका दुरुपयोग ना करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, उत्तरदायित्व हो जाती है किसकी,
प्रबंधकी की वो अपने निवेशक यानी कि शेयर होल्डर को बताए, इसके प्रति वो उसको जागरूक रखे और पूरी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाए। ठीक है। दूसरा क्या है, कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारी वर्ग उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग है, अतः उसकी भावनाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इनको संतुष्ट कर दिया जाए तो उपक्रम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा। ठीक है। इनके प्रति व्यवसाय के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। जो कर्मचारी हैं वो व्यवसाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, अंग है, क्योंकि कर्मचारियों के बगैर कोई भी व्यवसाय चल ही नहीं सकता है। ठीक है। कर्मचारी बहुत ही मददगार होते हैं किसी भी व्यवसाय को प्रगति पर लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। क्योंकि वही क्या करते हैं, उसमें उत्पादन के कार्य करते हैं। तो इनकी भावनाओं को, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि इनको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है। इनकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगला, काम के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना। जहाँ भी उनको काम करना है वहाँ का वातावरण उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना। ऐसा नहीं कि आप कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके लिए जब भी उनसे बात करें, व्यक्तिगत पर्सनल भी बात करें, तो उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, उनसे अच्छे से बात करें। लाभ में हिस्सा देना। अगर ये चीज़ कर लेते हैं आप, अपने कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देते हो, तो प्रत्येक कर्मचारी आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है। अगला है नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना। उनको यह सुनिश्चित कर देना कि आपकी जो नौकरी है वो कहीं नहीं जाएगी, सुरक्षित है, ताकि वो अच्छे से मन लगाकर कार्य कर सके। ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि कर्मचारी चाहते हैं, और अगर उन्हें ये चीज़ें मिल जाएं तो वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कराने में कंपनी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है उपभोक्ताओं के प्रति। ठीक है। उपभोक्ताओं के अभाव में व्यवसाय का विचार निरर्थक है। मतलब कि अभी तक आपने जो भी चीज़ करा व्यवसाय में, जो भी उत्पादन वगैरह करा, किसके लिए करा? उपभोक्ताओं के लिए करा। ठीक है। क्योंकि जब तक उपभोक्ता आपसे वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। और लाभ नहीं होगा मतलब कि हानि होगी, कोई फायदा नहीं आपका व्यवसाय चलाने का। जब उपभोक्ताओं का इतना अधिक महत्व है तो व्यवसाय द्वारा उनके प्रति सेवाओं का निष्पादन भी किया जाना आवश्यक है। इनके प्रति उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो उपभोक्ता होते हैं वो व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, तत्व हैं। क्योंकि जब तक वो आपके प्रोडक्ट्स को उपभोग नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तब तक आपका व्यवसाय चल ही नहीं सकता। जितना भी आप इन्वेस्ट उसमें कर लो, अगर व्यवसाय से उपभोक्ता नहीं जुड़ता, आपसे वो उपभोग नहीं करता, तो आपका व्यवसाय लगाना बेकार है, ठप पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। तो इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है? अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हर एक उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको अच्छी क्वालिटी का ही क्या है, व्यवसाय वस्तुएं उपलब्ध कराएं। विज्ञापन में वास्तविकता को प्रकट करें। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करें तो उसमें भी अंधाधुंध कुछ भी लिख दें जिससे कि आपके पास ग्राहक आए। ऐसा ना करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को देख के एक बार ग्राहक आपके पास आ तो जाएगा, लेकिन जैसा एडवर्टाइजमेंट में हमने बताया है उस प्रकार का अगर क्वालिटी उसको नहीं मिलता है आपके प्रोडक्ट में, तो वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा और 10 लोगों को और आने से रोकेगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी वास्तविकता को ही प्रकट करें। ठीक है। अगला है विक्रय के बाद सेवाएं प्रदान करना। मतलब कि सर्विस आफ्टर सेल, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेच दिया उसके बाद भी सेवाएं देना। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां बेचने के बाद भी सेवाएं देती हैं, जैसे कि अगर उसमें कोई वारंटी वगैरह जो भी सर्विस होती है, जैसे रिपेयरिंग का हो गया। ठीक है। जैसे किसी ने कोई कूलर खरीदा और वो ये खरीदते समय ही वो ये बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आए तो आपको 1 साल या 2 साल की जो भी गारंटी वारंटी है उसमें आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है विक्रय के बाद की सेवाएं। ग्राहकों के साथ सभ्य व्यवहार करना। ऐसा नहीं कि ग्राहकों के साथ तू तरीके से बात कर रहे हो, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, और वो जितना लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे आपकी कंपनी उतनी ही प्रगति करेगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है सरकार के प्रति। किसके प्रति? सरकार के प्रति। देश की प्रगति के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं तथा टैक्स ढांचा तैयार किया जाता है। इनका पालन करते हुए व्यवसाय को देश के विकास में सरकार की मदद करनी चाहिए। इसके प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं। जो सरकार होती है
वो देश की प्रगति के लिए क्या करती हैं, कुछ नियम बनाती है, जैसे टैक्स ढांचा तैयार करती है। तो बहुत सारे व्यवसायी लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से कुछ ना कुछ करके टैक्स से बचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और वो टैक्स नहीं भरते। तो यहाँ पर व्यवसाय को टैक्स भरना चाहिए, जिससे कि सरकार की मदद हो, किसके लिए, देश की प्रगति के लिए। निर्धारित करों का भुगतान करना चाहिए, सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और अनुचित उपायों से सरकारी तंत्र का लाभ न उठाएं। मतलब कि जो तंत्र सरकार ने लागू किया है, जिसका लाभ वो किसी अन्य व्यवसायियों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए, उसका लाभ बहुत सारे बड़े व्यवसाय भी होते हैं जो कि अपने आप को कुछ कागज पत्र बनवा के दिखा के छोटा और उनका लाभ उठाते हैं। तो अनुचित व्यापारों से क्या करना चाहिए, सरकारी तंत्रों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। अगला है समुदाय के प्रति। समाज के लोग व्यवसाय से निम्नलिखित अपेक्षाएं रखते हैं। समुदाय मतलब कि समाज के प्रति। ठीक है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि समुदाय के लिए भी कार्य करती हैं। ये तीनों पॉइंट जो मैंने बताए, ज़्यादातर व्यवसाय ये ही करती हैं, जैसे कि स्कूल ओपन करवा देना, हॉस्पिटल उत्पन्न करवा देना, पार्क बनवा देना। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, ये समाज के प्रति उत्तरदायी होती हैं हर एक व्यवसाय के लिए। ठीक है। और जो कि पूरा करना आवश्यक होता है। ये हैं वो क्या है, क्या देखे हमने, ये हमने देखे विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। ये सामाजिक उत्तरदायित्व हैं जो कि 5 मैंने यहाँ पर बताए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण क्या होता है। वातावरण संरक्षण से समझ में आ रहा है कि इसका अभिप्राय वातावरण को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्र रखना। मतलब वातावरण संरक्षण का मतलब ये है कि वातावरण को दूषित होने से बचाना ही वातावरण संरक्षण कहलाता है। और वातावरण को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को पर रोक लगाना, जल प्रदूषण होने से रोकना, शोर ज़्यादा ना करना, ये सारी चीज़ें क्या है, वातावरण को दूषित करती हैं। तो इन सभी चीज़ों से वातावरण को बचाना ही वातावरण संरक्षण कहलाता है। अब देख लेते हैं कि वातावरण को व्यवसाय से क्या खतरा है और कैसे खतरा है। वातावरण को व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह कथन सही भी है, क्योंकि व्यवसाय से जो प्रदूषण फैलता है वह वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। अतः व्यवसाय ही वातावरण को दूषित करता है और यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि वातावरण को व्यवसाय से खतरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यवसाय है वो अपने जो भी उत्पादन करती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, गैसें निकलती हैं, रसायन निकलते हैं, धुएं उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को वो क्या करती है, जैसे इसके कंपनी से, किसी भी कंपनी से अगर कोई रसायन निकलता है, वेस्ट पदार्थ निकलता है, तो वो क्या करते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, जिससे क्या हुआ, वातावरण दूषित हो गया हमारा। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यवसाय हैं जो कि वातावरण को दूषित करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है उसको व्यवसाय से खतरा है। ठीक है। वातावरण को सबसे ज़्यादा जो खतरा है आज के टाइम पे वो व्यवसाय से ही है, क्योंकि हर एक व्यवसाय वातावरण के बारे में नहीं सोचता, खुद के लाभ के लिए वो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आगे देख लेते हैं व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। सबसे पहला वायु प्रदूषण। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में केवल 3 बताए गए हैं, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। तो इन्हीं के ऊपर हम देखेंगे। कई व्यावसायिक इकाइयां कोयले का प्रयोग करती हैं। कोयले के उत्पन्न धुआं वातावरण में वायु को प्रदूषित करता है, दूषित करता है। इसी प्रकार कुछ इकाइयां रसायनों का प्रयोग करती हैं, इससे जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। यह प्राणियों के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। वायु प्रदूषण कैसे फैलाती हैं व्यवसाय? कुछ व्यवसाय कोयले का प्रयोग करती हैं, जिससे कि धुआं उठता है और वो वायु को जाके दूषित कर देता है। कुछ कंपनियां रसायनों का प्रयोग करती हैं, केमिकल्स का, जो कि वो छोड़ देती हैं नदियों में, जिससे कि नदियों में वाटर भी क्या हुआ, हमारा इफेक्ट हुआ। और फिर जब वाटर वेपर बन के उड़ता है तो वो जाके हवा में मिक्स होता है, तो वहाँ से हवा भी दूषित हुई हमारी। तो पूरी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वातावरण दूषित हो गया, जो कि प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए, हर एक प्राणी के लिए क्या होता है, नुकसानदायक, हानिकारक होता है। अगला है जल प्रदूषण। व्यावसायिक इकाइयां प्रायः जल को 2 प्रकार से दूषित करती हैं। पहली, नदियों के जल में कारखानों से उत्पन्न गंदे पदार्थों को डालकर, और दूसरा, कारखाने से उत्पन्न रसायनों को नदियों के साफ जल में डालकर।
चीज़ें बता चुका हूँ मैं ऊपर ही। कंपनियों से रसायन जो भी उत्पादन होते हैं गंदे तरीके से, मतलब कि कोई भी केमिकल हो गया या कुछ भी हो गया जो वेस्ट पदार्थ होता है वो नदियों में छोड़ देती है, जिससे कि यहाँ पर नदियाँ दूषित होती हैं। ठीक है। और व्यवसाय के इस घटिया व्यवहार से अनेक बार गंदा पानी पीने से पशुओं को मरते हुए देखा जा सकता है, देखा गया भी है। ठीक है। अगला है शोर प्रदूषण यानी कि ध्वनि प्रदूषण। कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर उत्पन्न करने वाले होते हैं। अधिक शोर वाले वातावरण में रहने वाले लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे बहरापन, हिंसात्मक व्यवहार, मानसिक संतुलन खो देना। ये सारी चीज़ें ज़्यादा शोर शराबे में रहने से होती है। तो इसलिए कंपनियों को वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा शोर हो, या वैसी कंपनियां ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। ठीक है। तो ये 3 थी जो कि हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं क्या, व्यावसायिक नीति शास्त्र। ठीक है। इसका अभिप्राय समाज द्वारा निर्धारित नैतिक सिद्धांतों से है जो कि व्यवसाय की गतिविधियों को दिशा प्रदान करती है। जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है वो समाज को, जो मतलब कि समाज को नहीं, समाज द्वारा नैतिक सिद्धांतों के निर्धारण से है। मतलब कि वह समाज जो नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण करती है जिससे कि व्यवसाय की गतिविधियों को दिशा मिलती है, रास्ता मिलता है, वही व्यावसायिक नीति शास्त्र कहलाता है। मतलब कि व्यवसाय को चलाने के लिए समाज द्वारा नीतियां निर्धारित करना ही व्यावसायिक नीति शास्त्र कहलाता है। देख लेते हैं इसके उदाहरण। अंशधारियों को विनियोग पर पर्याप्त प्रतिफल देना, मतलब कि उचित लाभ देना। ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराना। पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करना, यानी सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर्स। प्रतियोगियों से स्वस्थ प्रतियोगिता करना। समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। वातावरण को दूषित होने से बचाना। ये क्या है, वह सारे नैतिक सिद्धांत है जिनका निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। तो ये सारी क्या है, व्यावसायिक नीति शास्त्र है जो कि किसी भी व्यवसाय को आगे चलने के लिए एक दिशा देती है कि इन इन चरणों से होकर व्यवसाय को गुजरना है। यही नीति शास्त्र करती है या यही नीति शास्त्र कहलाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्यवसायिक नीति शास्त्र के तत्व देख लेते हैं। सबसे पहला है स्वतः भारित अनुशासन। इसका अभिप्राय यह है कि किसी पर अनुशासन का पालन करने के लिए दबाव ना डालना पड़े। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यवसाय ये नहीं चाहती कि वहाँ का जो भी अनुशासन है उसका पालन करने के लिए किसी को जबरदस्ती करनी पड़े, उसके ऊपर प्रभाव डालना पड़े, उसको दबाव डालना पड़े, तब जाके वो अनुशासन का पालन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को वहाँ पर जो भी अनुशासन है उसका स्वयं ही पालन करना चाहिए। अगला है ईमानदारी। व्यावसायिक नीति शास्त्र एक व्यवसायी के ईमानदार होने पर जोर देता है, अर्थात सभी पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि ईमानदार होना आवश्यक है व्यवसाय के लिए, ताकि आप जब भी उपभोग करें, किसी से उपभोग लें या कोई भी बिक्री करें तो वहाँ पर पूरी ईमानदारी से हो सके। ठीक है। जो भी व्यवहार करें सब कुछ ईमानदारी से करें, क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं है तो आपका व्यवसाय ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि आप ईमानदार नहीं हैं। ठीक है, बेईमानी करते हैं। अगला है समता यानी कि इक्विटी। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब व्यवसाय में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शक शक्ति। नीति शास्त्र में लोगों की भलाई पर जोर दिया जाता है तथा कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अतः नीति शास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शक का काम करता है। मतलब कि जो नीति शास्त्र है, जब भी कानून बनाए जाते हैं तो ये उनमें एक मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट पॉइंट आपके इस चैप्टर का, और वो है सहायक प्रवृत्ति। व्यवसाय को उन लोगों व संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत हो। नीति शास्त्र हमेशा सहायक प्रवृत्ति पर जोर देता है। नीति शास्त्र हमेशा ही सहायता करता है। जो भी पॉइंट्स मैंने पीछे पढ़ा है उससे यह पता चलता है जो नीति शास्त्र है, जो नीति शास्त्र है वह क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व।
क्योंकि जो सामाजिक उत्तरदायित्व के जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे नीति शास्त्र में हमने अभी अभी पढ़े। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, ये सारे सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर आते हैं और यही चीज़ हमने नीति शास्त्र में पढ़ी। तो कहा जा सकता है कि जो नीति शास्त्र है वो सामाजिक उत्तरदायित्व का दूसरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि अब कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी समस्या हो वहाँ पर आप पूछ सके, आपस में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन पा सकें। PDF भी वहीं पर मिलेंगे, जो भी नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल है सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया। जो भी सजेशन हो, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।